गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग आज 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ चुके हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंडक्शन मोटर को डिवाइड अगर करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और दूसरा हो जाएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट की कैटेगरी में आती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता, हमें इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना होता है। अच्छा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसमें एक्चुअली होता ये है कि ये रोटेट नहीं कर पाता है, तो इसको हमें एक रोटेटिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक कैपेसिटर और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ते हैं। ठीक है, कहाँ जोड़ते हैं? स्टेटर पे जोड़ते हैं। जब उसके बाद सप्लाई को ऑन करते हैं, हमारी रोटर जो होता है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे घूमता है और स्पीड जो होती है वो 70 to 80% तक पहुंचती है, 70 से 75% तक पहुंचती है। तो कुछ ऐसा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं कि उस टाइम ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो मेन वाइंडिंग से अलग हो जाती है और रोटर अपनी स्पीड पे घूमता रहता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में तो ऑलरेडी रोटेशन टॉर्क बनता रहता है। बनने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टेटर हो गया, एक रोटर हो गया, इसके बीच में क्या होता है? एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स होता है। और जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक दूसरे को कट करते हैं और कट करने के कारण यहाँ पे टॉर्क पैदा हो जाता है और यहाँ पे मूवमेंट होने लगता है। उसके बाद यही फ्लक्स यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस्ड होती है रोटर पर, जहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को कट करते हैं तो यहाँ पे भी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, क्योंकि इसमें अपने आप रोटेटिंग टॉर्क बनता रोटेटिंग फ्लक्स होता है। रोटेटिंग फ्लक्स होने के कारण रोटेटिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी हमें अलग से वाइंडिंग नहीं करनी है। और हम पढ़े थे 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़्यादातर हम यूज़ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब टी स्टार्टिंग, इसको हम क्या पढ़ेंगे? स्टार्टिंग टॉर्क पढ़ेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ही लो होता है। इसका स्टार्टिंग करंट जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि ये मोटर स्टार्ट होने में बहुत कम करंट लेती है। लेकिन जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है इसका स्टार्टिंग करंट बहुत ही अधिक होता है। इसको स्टार्ट होने के लिए बहुत अधिक बहुत अधिक एम्पियर की करंट की ज़रूरत पड़ती है मैम। तो ये तो था हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स पे आते हैं। इसमें हमें कई टाइप के मोटर्स या कई टाइप की मशीन्स हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, अब देखिए ये जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है इसमें 4 टाइप्स आते हैं, 3 टाइप्स आते हैं। एक हो गया हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, इस तरह से करके इसमें हमारे 4 टाइप आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड, 3 टाइप्स में बाद में जाके डिवाइड कर लेते हैं। एक सिंक्रोनस टाइप, असिंक्रोनस टाइप और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो जो असिंक्रोनस टाइप होता है उसमें हम हिस्टैरिसीस मोटर, रिलैक्टेंस मोटर और एसी सीरीज मोटर, सिंगल फेज सीरीज मोटर और सर्वो मोटर, बहुत सारी स्पेशल टाइप की जितनी भी मशीन होती हैं, यूनिवर्सल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। आज हमें ये देखना है कि किस तरह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारा सबसे पहला पॉइंट है इस इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटर। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला हो गया हमारा स्टेटर। स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट होता है जो कि रोटेट नहीं करता है, और दूसरा हो गया हमारा रोटर। रोटर जो होता है वो एक रोटेटिंग पार्ट है जो कि घूमेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक हमारे पास कोई भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर था। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा रोटर है। ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये क्या है, हमारा मेन वाइंडिंग। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ से हमने वोल्टेज दिया है, ये क्या है, हमारा मेन वाइंडिंग। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, CS लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CS। और ये कैपेसिटर है ये, और ये क्या है, इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि ये हमारा स्टेटर था। इस स्टेटर पर हमने कौन कौन सी वाइंडिंग प्लेस की है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग प्लेस होती है। तो स्टेटर पर मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। किसको, स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, और रोटर किस टाइप का है, हमारा स्क्वायरल केस टाइप का है। स्क्वायरल केस टाइप। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। ये जैसे मान लीजिए स्टेटर था जिस पे हमने AC सप्लाई दिया। ठीक है, अगर हम AC सप्लाई दिए तो ये कौन सा वेव जनरेट हुआ, साइनसोइडल वेव ही जनरेट होगा। हुआ ये कि ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है।
जब हम सप्लाई देंगे तो जितना टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उतना ही अपोजिट टॉर्क यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे प्लस ए टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, उतना ही हाफ नेगेटिव साइकिल में भी अगर हम यहाँ से यहाँ पे आएगा मोटर इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो उतना ही टॉर्क माइनस ए प्रोड्यूस हुआ। तो प्लस ए और माइनस ए मिलकर के 0 हो गया, तो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क कितना आया, 0 आया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो जब रिजल्टेंट टॉर्क 0 आ गया तो रोटर घूमेगा कैसे, फिर रोटर घूमेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट की कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि इसमें जितना टॉर्क ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्रोड्यूस हुआ उतना ही टॉर्क नेगेटिव हाफ साइकिल में भी प्रोड्यूस हुआ, जिससे कि दोनों का रिजल्टेंट टॉर्क जो हुआ वो हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब हमें इस यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड था, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है। स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये ही स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी होती है। क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे ना कि स्टेशनरी मिला, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसी थ्योरी को हम स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए, अब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसे रोटेशन में बनाएंगे, तो उसके लिए दो तरह की थ्योरी आती है। एक होता है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, दो तरह की थ्योरी होती है। एक होता है डबल रिवॉल्विंग, इसको हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। देखिए, दो तरह की थ्योरी हो गई। एक हो गया हमारा डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, क्रॉस फील्ड थ्योरी। क्रॉस फील्ड थ्योरी, दोनों के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, और इसी पे हमारा काम करता है क्या, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी का मतलब हुआ कि ये कन्वर्ट करेगा स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इनटू कन्वर्ट स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इनटू किस में कन्वर्ट करेगा, रोटेटिंग फील्ड में, यानी कि रिवॉल्विंग फील्ड में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्रॉस फील्ड थ्योरी होती है या डबल रिवॉल्विंग थ्योरी होती है वो क्या करेगी, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट करेगी किसमें, रिवॉल्विंग फील्ड में। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेगी, फाई अल्फा। ठीक है, अगर हम डेरिवेशन यहाँ पे करें तो फाई अल्फा इज इक्वल टू साइन ए कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा। ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा। तो अगर साइन ए कॉस बी का अगर हम फॉर्मूला याद होगा तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ
साइन ए माइनस बी प्लस हाफ साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है ना, हाफ साइन ए माइनस बी प्लस हाफ साइन ए प्लस बी। इसको हम लिख क्या सकते हैं, अगर हम फाई अल्फा के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं फाई एम टू यानी मैक्सिमम फ्लक्स, फाई एम अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस फाई एम अपॉन में 2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, सो में ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये जो हमारी स्लिप मिली, यहाँ पे दो तरह की स्लिप मिल रही है, एक ये हो गई हमारी फॉरवर्ड फ्लक्स की और ये हो गई दूसरी रिवर्स की। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड फ्लक्स, फॉरवर्ड फ्लक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्स फ्लक्स, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड फ्लक्स हो रहा है तो फॉरवर्ड फ्लक्स से कैसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। तो यहाँ से जो हमें टॉर्क मिला वो कैसा था, फॉरवर्ड टॉर्क। तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, टी एफ लिख रहे हैं, या फिर हम यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं, जो फॉरवर्ड फ्लक्स से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो कैसा था, फॉरवर्ड टॉर्क। फॉरवर्ड टॉर्क का मतलब कैसा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी एफ यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क। जो यहाँ से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ रिवर्स फ्लक्स से, उसको हम कह सकते हैं रिवर्स टॉर्क। इसका मतलब क्या हुआ, टी आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क जो था वो प्रोड्यूस हुआ, इसको हम फॉरवर्ड और इसको हम रिवर्स या बैकवर्ड भी लिख सकते हैं, बैकवर्ड टॉर्क। ठीक है, अब देखिए जो ये फॉरवर्ड टॉर्क है और जो ये बैकवर्ड टॉर्क है, इसी को मिलाकर के हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट टॉर्क। क्या कहेंगे, यही दोनों टॉर्क, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो ये फॉरवर्ड टॉर्क हो गया और ये हो गया हमारा रिवर्स टॉर्क, इसी को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट टॉर्क। मतलब कि टी आर, ये क्या हो गया हमारा, रिजल्टेंट टॉर्क हो गया। अब यहाँ से हमें एक फॉरवर्ड टॉर्क मिल गया, एक बैकवर्ड टॉर्क मिल गया। तो एक फॉरवर्ड की स्लिप भी मिलेगी और एक बैकवर्ड की भी स्लिप मिलेगी। तो अगर फॉरवर्ड की स्लिप देखी जाए, फॉरवर्ड की स्लिप अगर देखें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NS माइनस N अपॉन में NS अगर यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस N अपॉन में NS। ठीक है, सही है। अगर हम बैकवर्ड स्लिप की बात करेंगे, बैकवर्ड स्लिप, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NS माइनस N, क्योंकि हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव में आएंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस अपॉन में NS। अगर NS यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस N अपॉन में NS, 1 प्लस N अपॉन में NS। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल स्लिप की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस N अपॉन में NS और प्लस 1 अप प्लस में N अपॉन में NS। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया और 1 और 1 कितना हो गया, 2 आ गया, यानी स्लिप हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये क्या था हमारा SB यानी बैकवर्ड और SF यानी कि फॉरवर्ड की स्लिप। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं SB यानी कि
बैकवर्ड स्लिप इज इक्वल टू 2 इंटू फॉरवर्ड स्लिप। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस फॉर्मूले से हमेशा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि बैकवर्ड स्लिप जो है वो 0.4 है, ठीक है, एस बी इज इक्वल टू 0.4 है, तो फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू निकालिए। इस तरह से निकालेंगे हम, तो 2 माइनस 0.4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि जब स्टेटर को हम सप्लाई दे रहे थे सिंगल फेस, तो वो साइनसोइडल वेव में जनरेट हो रहा था, जिससे पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे थे, एक प्लस और एक माइनस, जिससे दोनों आपस में कट गया और हमें रिजल्टेंट टॉर्क कितना मिला, 0 मिल गया। 0 मिलने के कारण हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो रोटर हमारा रोटेट ही नहीं किया। फिर जब हम उसके बाद उसी को स्टेशनरी फील्ड थ्योरी कहते हैं। अगर इसके बाद अब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, यानी रोटर को स्टार्ट करना है हमें, तो स्टार्ट करने के लिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और क्रॉस फील्ड थ्योरी हम देखेंगे, ठीक है। इससे मोटर में हम 2 तरह का टॉर्क जनरेट करेंगे। 2 तरह का टॉर्क जनरेट होगा तो रोटर जो होता है वो घूमने लगेगा। कैसे? क्रॉस फील्ड थ्योरी या डबल रिवॉल्विंग थ्योरी ये कहती है कि ये क्या स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट करेगी रिवॉल्विंग फील्ड में, ठीक है। कैसे? फाई अल्फा इक्वल टू होता है साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा, और साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए माइनस बी प्लस 1/2 साइन ए प्लस बी। अगर हम फाई अल्फा की बात करें, अगर हम अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन 2 साइन ओमेगा टी बाइस अल्फा प्लस फाई एम अपॉन 2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, यानी ए माइनस बी के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये जो मिला वो फॉरवर्ड फ्लक्स मिला, और ये जो था वो रिवर्स फ्लक्स था या बैकवर्ड फ्लक्स था। फॉरवर्ड फ्लक्स से हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस मिला, जिसको हम टीएफ कहेंगे, और रिवर्स फ्लक्स से हमें रिवर्स डायरेक्शन में एक बैकवर्ड टॉर्क मिला, जिसको हम टी आर कहेंगे, ठीक है, यानी कि या टीबी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और यही दोनों के बीच को हम, इसी दोनों टॉर्क को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट टॉर्क कहेंगे। मतलब हमें रिजल्टेंट टॉर्क जो होता है वो 2 मिला, एक फॉरवर्ड मिला और एक बैकवर्ड मिला। अब दोनों की स्लिप भी अलग अलग होगी, यानी एक फॉरवर्ड स्लिप होगी और एक बैकवर्ड स्लिप होगी। स्लिप का फॉर्मूला होता है ns माइनस एन अपॉन में ns इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम ns को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एन अपॉन में ns बचेगा। और अगर बैकवर्ड स्लिप की बात करेंगे तो यही हुआ ना ऐसे, तो ये जब निगेटिव में आया तो यहाँ पे ये माइनस हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ns माइनस एन अपॉन में ns, तो ये प्लस हो जाएगा और 1 प्लस एन अपॉन में ns हम लिख सकते हैं। तो जब हम SB प्लस SF की बात करेंगे तो 1 माइनस एन अपॉन में ns प्लस 1 प्लस एन अपॉन में ns, ns कट जाएगा, यहाँ 1 और 1 क्या बचेगा, 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बैकवर्ड स्लिप है वो फॉरवर्ड स्लिप की 2 गुनी में आती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फॉरवर्ड स्लिप मान लीजिए 0.5 है तो बैकवर्ड स्लिप बताइए, और क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, तो आपको यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल दिया जाएगा। और आपको ये भी पता चल गया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम किस तरह से स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।